हेलो बडीज। गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नीट 2025 के लिए रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये नीट के पैटर्न पर बनाई गई है, जहां पर क्वेश्चन पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जैसा कि नीट का पेपर इस समय पूछा जा रहा है। तो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज बनाई गई है। हाँ, कुछ सवाल जो एनसीईआरटी के बाहर से पूछे जा रहे हैं वो नीट के सिलेबस में हैं। जैसे अगर रूट के मॉडिफिकेशन, स्टेम के मॉडिफिकेशन, लीफ के मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये नीट के सिलेबस में है, भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। यानी हम एनसीईआरटी के सिलेबस को भी फॉलो कर रहे हैं और नीट के सिलेबस को भी फॉलो कर रहे हैं पूरी तरीके से। ज्यादातर टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया कि क्या समस्याएं हैं। जो टेस्ट आप दे रहे होंगे, दो तरह की समस्याएं पेपर्स में होती हैं। किसी का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद ही जान जाएंगे जहां पे भी आप पेपर देते हैं। एक तो प्रॉब्लम रहती है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन की, और दूसरा आउट ऑफ पैटर्न। आउट ऑफ एनसीईआरटी मतलब ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं। जैसे अर्थवर्म डिटेल में सिलेबस में नहीं, उसके क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तो मतलब ये तो बेवकूफी का ही काम है। ये सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए आपसे। या ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो ना एनसीईआरटी में और ना ही नीट के सिलेबस में, ना ही एनटीए ने उनको कहा है कि ये सिलेबस में आएगा या पूछा जाएगा। तो उन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। बस वो कुछ इंस्टीट्यूट इसलिए क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको लगे कि आप जहां पढ़ रहे हैं वहां अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे यहाँ के पढ़ लो तो हम ये भी सिखा देंगे तुमको। तो ये बेवकूफ बनाने वाली केवल बातें हैं। दूसरा, आउट ऑफ पैटर्न। आउट ऑफ पैटर्न का मतलब नीट के पैटर्न को भी आप देखिए ना, कि मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ज्यादातर टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे तो आपको एक ही तरह के सवाल मिलेंगे। कहीं असर्शन रीजन मिसिंग है, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं पूछा जा रहा है, फिगर बेस्ड नहीं पूछा जा रहा, और फिगर बेस्ड भी पूछने का एक तरीका होता है। अब उस टाइप का नहीं आता कि फिगर में चार जगह एबीसीडी लिख दिया और फिर उनको मैच करा दिया कहीं पर, नहीं, वैसा नहीं आता है। अब नीट में जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, एकदम उसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर आपको हम करा रहे हैं। तो जो सोल्यूशन आप देखेंगे, अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों की। और एक बार क्वेश्चन आप करिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा कहीं से, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद सोल्यूशन आप देखेंगे तो सोल्यूशन में हर क्वेश्चन के आगे, सोल्यूशन में हर एक क्वेश्चन के बाद में बताया गया कि एनसीईआरटी के किस पेज से सवाल लिया गया है। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करिएगा और उसके बाद आके सोल्यूशन को आप देखिएगा। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया है ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑनलाइन अगर आप इस पेपर को देना चाहते हैं रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज को, तो गंगवार इंस्टीट्यूट का जो ऐप है वहां पर जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन में आप देना चाहते हैं तो 16 टेस्ट की पूरी सीरीज है, ऑफलाइन में केवल 499 में आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये जो गंगवार इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन सेंटर है, हजरतगंज लखनऊ में प्रताप भवन फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पर आके टेस्ट आप दे सकते हैं। इसका जो पूरा शेड्यूल है, ये भी मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा, पेपर भी आपको मिल जाएगा आरटीएस 1 का, और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इन सारे पेपर के वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सोल्यूशन वैसा नहीं कि खाना पूरी हमें करनी है कि बस हाँ सोल्यूशन बना दिया, नहीं, प्रॉपर सोल्यूशन रहेगा। ये केवल बायो के 90 क्वेश्चन मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये 360 बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपने देखा हो केमिस्ट्री का पेपर, तो उसका जो सोल्यूशन अनुराग पांडे सर ने किया, 2.5 घंटे का सोल्यूशन दिया है आपको 45 क्वेश्चन का। और वो 45 क्वेश्चन ही 45 कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं वहां पर। आप एक बार देखिएगा, केवल पेपर नहीं भी दिया, एक बार सोल्यूशन आप देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। फिजिक्स में 45 सवाल का सोल्यूशन भी 2-2.5 घंटे में प्रोवाइड किया गया है। संजीव वर्मा सर ने उसका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। और ये ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने, जैसे अनुराग पांडे सर की बात करें, एमबीबीएस उन्होंने केजेएमसी से किया है। उन्होंने आपके जीवन को जिया है, जो आप करना चाह रहे हैं उन्होंने वो काम किया है। मैंने एमबीबीएस केजेएमसी से किया, तो मैं आपकी पीड़ा में आपका दर्द समझ सकता हूं कि क्या क्या तकलीफें उस समय आती हैं। हम लोगों ने क्या तकलीफें सही हैं कि पेपर अलग तरीके का पूछ रहा है, पता चला पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका स्कोर आ नहीं रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं।
तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो ये 16 टेस्ट अगले 40 दिन में होने वाले हैं नीट के एग्जाम के पहले। हर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद एक टेस्ट पड़ेगा और इसको आप, जैसे मैं बता रहा हूं ना कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा और लगभग हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहां पर कवर करेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर जरूर ज्वाइन करिए। कॉस्ट बहुत मिनिमम है। ऑनलाइन 199 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 16 टेस्ट, और ऑफलाइन में 499 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीसीबी जैसा नीट का पैटर्न है 180 सवाल का, वही पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में बायोलॉजी का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं यहां पर, टेस्ट नंबर 1, और ये टेस्ट आज 20 मार्च को हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब ऐसे सवाल आ रहा है, अब वो कॉलम करके नहीं पूछ रहा है, एनटीए नीट में अब लिस्ट करके पूछ रहा, तो उसी तरीके से हमने भी क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो यहां पर एक लिस्ट आपको दी गई जहां पर एबीसीडी में ऑप्शन है, और एक लिस्ट 2 में 1 2 3 4 रोमन में है। एक चीज और समस्या है, बहुत सारी ऐसी टेस्ट सीरीज आपने देखी होंगी जहां पर आंसर में आपको 1 2 3 4 की जगह पर एबीसीडी दिया जाता है। ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अभी आप कई सारे सवाल देखोगे वहां पर, ये देखिए, अब इन सवालों में एबीसीडी भी ऑप्शन दिए गए और 1 2 3 4 भी दिए गए, और अगर आपकी आदत एबीसीडी वाली पड़ी हुई है तो आपने यहां पर देखा ए सिलेंट्रेटा निडोसाइड, और आपसे कहा गया मैचिंग, तो आपने ए लगा के आगे बढ़ गए, लेकिन ए तो आंसर ही नहीं ना, आंसर तो 1 2 3 4 में से कोई होगा। तो ये भी एक समस्या कुछ टेस्ट सीरीज में है। तो ऐसी टेस्ट सीरीज से एकदम दूर रहना है, जो आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं एकदम उनसे दूर रहना है आपको। टू द पॉइंट, टू द एनसीईआरटी। मैं भी जब तैयारी करता था तो मैं ये मानने को तैयार ही नहीं था कि नीट एनसीईआरटी से पेपर आता है। तब तो नीट की जगह एआईपीएमटी हुआ करता था, लेकिन जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तभी सिलेक्शन हुआ, और तभी से मैंने एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया। तो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आपको चीजें यहां पर मिलेंगी। तो पहला सवाल है 91 नंबर, मैचिंग गोल्जी बॉडी। अब यहां पर आपको मैच करना है, तो गोल्जी बॉडी क्या करती है? गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करती है। ए को आपने 2 से मैच किया। अब अगर नीट में आप देखेंगे तो इसी तरह का ऑप्शन होते हैं, ए को 2 से आपने मैच कर लिया, आंसर हो गया आपका। अब यही आंसर सही होगा। एग्जाम में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर आप करेंगे। और नीट में बायोलॉजी के 30% क्वेश्चन मैचिंग के आ रहे हैं, और मैचिंग वाला नंबर एकदम फ्री में मिलता है। कितनी देर लगेगी इस सवाल को करने में? 10 सेकंड, खत्म। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करती है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करती है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर किसी के नाम में पंप आ रहा है मतलब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी खर्च करेगा, एनर्जी यूटिलाइज करेगा। 2 पंप आपके सिलेबस में, सोडियम पोटेशियम पंप जिसका जिक्र न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में किया गया, और दूसरा प्रोटॉन पंप है जिसके बारे में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में बताया गया है। तो आपने इसको मैच कर लिया। सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने 1838 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज की थी। और अगर हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड यूग्लिनॉइड में और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अब आप मैच कर सकते हैं। गोल्जी बॉडी को अगर आप देखें तो गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करने का काम करती है, ठीक है। तो ए को आपने 2 से मैच कर लिया। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दी गई, और प्लास्टिड यूग्लिनॉइड में, यानी थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला ऑप्शन दिया, द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। एकदम सही बात है। बीओडी इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस वाटर में जितने ज्यादा पोल्यूटेंट होंगे उसका बीओडी उतना ही ज्यादा होगा। तो बीओडी पोल्यूटिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा मौजूद होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया था, ग्रेटर द बीओडी लेस इज पोल्यूटिंग पोटेंशियल। गलत बात है। लेसर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। नहीं, अगर बीओडी कम है तो पोल्यूटिंग पोटेंशियल भी कम होगा। तो ऑल तो हो नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 93, गिवन बिलो आर 4 मैचेस ऑफ फाइला। फाइला इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फाइलम। फाइलम को यानी कि फाइलम्स कहेंगे, फाइलम को प्लूरल फॉर्म में फाइला बोलेंगे। जैसे 11 फाइला किंगडम एनिमेलिया के अंदर है,
विद देयर कैरेक्टरिस्टिक सेल, सिलेंट्रेटा, निडोसाइट, बिल्कुल सही बात है। पोरीफेरा, कोएनोसाइट, यस, कॉलर सेल भी कहते हैं। टीनोफोरा, निडोसाइट, ये तो गलत बात है। प्लेटी हेलमिन में नेफ्रोसाइट, ये भी गलत बात है। नेफ्रोसाइट कहां पाई जाती है? कॉकरोच में। तो यानी ए और बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो यानी यहां पर आपका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ए और बी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, ये असर्शनिज्म टाइप का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। एकदम नीट में ऐसे ही लैंग्वेज रहती है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सबसे उचित आपको यहां पर ऑप्शन का चुनाव करना है। तो असर्शन में क्या कहा है? असर्शन कह रहा है कि एज प्लांट फोटोसिंथेसाइजेस, कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है, ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट रेट। बिल्कुल सही बात है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। रीजन कह रहा है कि दो several factor interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation, usually one factor is the major cause और is the one that limits the rate। ये भी सही बात है। कई सारे फैक्टर जब फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेंगे, तो उनमें से एक कोई ऐसा फैक्टर होगा जो रेट को लिमिट करेगा। दोनों बातें सही हैं, लेकिन यहां पर क्या असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है? असर्शन में कह रहा है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर एक साथ मिलकर रेट को प्रभावित करते हैं, और रीजन कह रहा है कि कोई एक फैक्टर होता है जो रेट को लिमिट करता है। तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर आपको ये चेक करना है कि असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप असर्शन के बाद बिकॉज लगा के रीजन पढ़िए। अगर आपको जवाब मिल रहा है तो आपका आंसर होगा एक्सप्लेनेशन है, और अगर जवाब नहीं मिला तो एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं, बायो में तो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, और ये प्रैक्टिस करने से आएगा, और प्रैक्टिस एनसीईआरटी की लाइन करने से आएगा। क्योंकि अगर एनसीईआरटी के अलावा लाइन से कोई असर्शन रीजन आपको करा रहा, मतलब आपको बेवकूफ बना रहा है, और खुद भी बहुत बड़ा बेवकूफ है, खुद भी बहुत बड़ा गधा है, उसको पता ही नहीं नीट के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो अगर ऐसे कोई सवाल आपको मिले जहां पर एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज दी गई है, तो कृपया ऐसे लोगों से एकदम दूरी बना लें। ऐसे लोगों पे विश्वास करें जिन्होंने खुद वो काम करके दिखाया है। ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना है जो खुद वो काम कर नहीं पाए हैं, 5-5 10-10 साल तैयारी किए हैं और खुद फेल हो गए, और वो आपको पढ़ाते हैं और बताते हैं कि कैसे करना है। खुद उनको कोई आइडिया नहीं एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में, पेपर के बारे में, बस वो आपको पेपर करा रहे हैं और फालतू चीजें समझा रहे हैं। तो एकदम एनसीईआरटी की लाइन से ही असर्शन रीजन आपको करने हैं। 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम ऑन ईच साइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर इस सवाल को करने के लिए दो रास्ते हमारे पास हैं। 4 पेयर ऑफ गिल से हम कर सकते हैं, या फिर ऑपरकुलम से हम कर सकते हैं। ऑपरकुलम में क्यों सेलेक्ट कर रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी में सीधे 4 पेयर गिल दिया नहीं गया है। ऑपरकुलम, ये ऑपरकुलम किसका फीचर है? ऑपरकुलम फीचर है बोनी फिशेस का। बोनी फिश में ऑपरकुलम पाए जाते हैं। कार्टिलेजिनस फिश में ऑपरकुलम नहीं होते और गिल होते हैं 5 to 7 पेयर्स। यानी अब अगर यहां पर ऑप्शन देखें तो मिक्सिन हैग फिश, ये जो मिक्सिन है ये साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। और साइक्लोस्टोमेटा की बात करें बेटा, तो यहां पर 6 से 15 पेयर गिल स्लिट होते हैं, और यहां 4 पेयर दिया, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता है। बेट्टा की बात करें तो फाइटिंग फिश है, और ये कार्टिलेजिनस फिश है, तो यही आंसर हो जाएगा। प्रिस्टिस की बात करें, इसे सॉ फिश कहते हैं, ट्राइगॉन को स्टिंग रे कहते हैं, और ये कार्टिलेजिनस फिशेस के मेंबर है। कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, और कार्टिलेजिनस फिशेस में ऑपरकुलम नहीं होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में भी ऑपरकुलम नहीं होंगे, और गिल्स वहां पर पाए जाएंगे 6 से 15 पेयर। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बेटा बोनी फिश है, और बोनी फिश में 4 पेयर गिल पाए जाते हैं, और ऑपरकुलम से गिल कवर्ड होते हैं। यानी ये जो सवाल है ये 2 स्टेप का सवाल है। पहले स्टेप में आपको ये पता करना कि ऑपरकुलम कहां पर पाए जाते हैं, और फिर आपको ये देखना है कि ऑपरकुलम अच्छा बोनीफिश में है, तो आपको ये पहचानना है कि इनमें से बोनीफिश कौन सी है। क्लियर? नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ विच जोन ऑफ रूट ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर।
डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है इसकी सेल धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होती हैं और मैच्योर होती हैं और इसी से आगे चल के रीजन ऑफ मैच्योरेशन का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 97, विच वन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड एनसीईआरटी में दी गई है। एसिडिक अमीनो एसिड कैसे पहचानेंगे? जिन अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर अमीनो ग्रुप से ज्यादा होगा वो एसिडिक होंगी। अगर अमीनो ज्यादा हो तो बेसिक हो जाएंगे और दोनों का नंबर बराबर हो तो न्यूट्रल हो जाएंगी। अब आप देख लो, यहां पर चेक कर लो, आप तीनों को, चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहां देखो अमीनो ग्रुप एक दिखाई दे रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि ए जो है ये एसिडिक हो गया। ए आपको दिया है वन ऑप्शन में। इसको देखो, एक अमीनो दिया गया है, एक कार्बोक्सिल दिया गया है, बाकी तो OH लगा हुआ है, यानी ये न्यूट्रल हो गई। यहां पर आप देखो तो यहां पर कार्बोक्सिल है ही नहीं, ये कोई अमीनो एसिड ही नहीं है। यहां पर ये अमीनो दिया हुआ है, ये कार्बोक्सिल दिया और ये अमीनो दिया है, यानी दो अमीनो और एक कार्बोक्सिल दिया। ये वाली जो अमीनो एसिड हो जाएगी दिस इज द बेसिक। यानी इसी सवाल में अगर बेसिक अमीनो एसिड पूछी जाए तो डी ऑप्शन होगा, यानी 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि ये एनसीईआरटी में सीधे नहीं दिया गया है, ये एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उन्हीं के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोन इन स्वैम्पी एरियाज, दलदली क्षेत्रों में। अब ये जो रूट के मॉडिफिकेशन है वहां पर एनसीईआरटी में हुआ करता था, लेकिन एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया इस टॉपिक को, लेकिन नीट के सिलेबस में है। तो आपको याद करना, राइजोफोरा जो होता है ये स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करता है और इसमें ब्रीदिंग रूट पाई जाती है जिन्हें न्यूमेटोफोर्स का नाम दिया जाता है, न्यूमेटोफोर्स। और ये दलदली क्षेत्रों में ग्रो करने वाले प्लांट हैं और इनमें जो न्यूमेटोफोर होते हैं ये अपवर्ड ग्रो करने वाली रूट होती हैं जो ब्रीदिंग करने में या रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ ए विद द बी देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। ये इम्यून सिस्टम का सवाल है। तो कह रहे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में इंटरेक्शन होता है किसका? ए मतलब लिम्फोसाइट का इंटरेक्शन होता है किसके साथ? एंटीजन के साथ में। और तब लिम्फोसाइट किस में बदल जाती है? इफेक्टर सेल में, यानी करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। वेसिकल फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट इन, करें जिन वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ये न्यूरॉन में आप पढ़ते हैं, एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है वो ब्रांच्ड होता है और वहां पर वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सिनेप्टिक नॉब कहते हैं और इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। सबसे कॉमन और एनसीईआरटी में जो न्यूरोट्रांसमीटर दिया गया दिस इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्रोमियन प्रोसेस इज द रिज ऑफ, एक्रोमियन प्रोसेस नाम की रिज कहां पाई जाती है? ये स्कैपुला नाम की बोन में प्रेजेंट होती है, स्कैपुला। और इसी एक्रोमियन के साथ जो क्लेविकल नाम की बोन होती है ये आर्टिकुलेट भी करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज सोज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। ये जो टेस्ट आप देख रहे हैं ये फुल सिलेबस का टेस्ट है, तो अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन रैंडमली यहां पर आ रहे हैं। ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 12 में चैप्टर नंबर 13। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाती है? एक तो वेस्टर्न घाट में और दूसरा ईस्टर्न हिमालय, सिंपली हिमालय कह लो। जो हिमालय है ये तो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एग्जाम्पल है, हिमालय एंड इंडो बर्मा, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। दिस इज ऑप्शन एंड इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए तो पहले ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन दिए गए हैं और फिर ऑप्शन बनाए गए हैं 1 2 3 4। इसीलिए मैंने कहा अगर कोई टेस्ट सीरीज ए बी सी डी में आपको आंसर कराती है तो बहुत खतरनाक है वो, क्योंकि एबीसीडी में आपकी आदत पड़ी, आपने ए को पढ़ा और आपको लगा अच्छा ये तो सही है तो आप ए लगा के आगे बढ़ गए, लेकिन आंसर तो 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। उंड डज नॉट कंटिन्यू, पहले तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट, ये पढ़िएगा एग्जाम में और ऐसे गोला कर लीजिएगा इसको, है ना। उंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑलवेज द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम।
अगर एनसीईआरटी की लाइन को आप सही तरीके से डीपली नहीं पढ़ते हैं तो फिर इस लाइन को आपको लेगा हाँ सही तो कह रहा है, लेकिन ये गलत बात है। क्या गलती यहां पर है? यहां लिखा है ऑलवेज, ऑलवेज। तो ऑलवेज नहीं, हमेशा। मान लो हीमोफीलिया का पेशेंट, तो उसमें तो ऐसा नहीं होगा, तो समटाइम्स या यूजुअली कह लेते हैं। ये ऑलवेज की जगह होना चाहिए यूजुअली, तो गलत बात है। द नोडल मस्कुलेचर has the ability to generate action potential without any external stimuli, that it is neurogenic, गलत बात है, क्योंकि ये मायोजेनिक होना चाहिए, मायोजेनिक। each peak in the ECG is identified with a letter from P to T, PQRST है ना, PQRST, that correspond to the specific electrical activity of the heart, बिल्कुल सही बात। The pulmonary circulation start with pumping of deoxygenated blood by the right ventricle, बिल्कुल सही बात है, which is carried to the lungs where it is oxygenated and returned to the left atrium, बिल्कुल सही बात है। Blood of humans are grouped into A, B, AB and O system, बिल्कुल ठीक है, based on the presence or absence of two antibodies A and B, गलत बात है। जो एबीओ सिस्टम है उसमें जो 4 ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं वो एंटीजेंस के आधार पे बनाए गए हैं, एंटीजेंस ए एंड बी के आधार पे। तो यानी यहां पर आप देखो तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सी एंड डी ओनली। तो अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जब तक आपको एनसीईआरटी की लाइंस अच्छी तरीके से याद नहीं होंगी, आपके टिप पे चीजें नहीं होंगी, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी कि जब आप एनसीईआरटी के बाहर की चीजें पढ़ेंगे तो याद करनी पड़ेंगी, तो एनसीईआरटी उसके चक्कर में रह जाएगी। तो एनसीईआरटी के बाहर एक तो चीज कोई पढ़नी नहीं आपको। हाँ, एनटीए ने कहा है नीट के सिलेबस, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं एग्री कर रहा हूं कि तो करना है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे आप एनसीईआरटी भूल जाओगे। 104 नंबर, विच डज द फिगर सोज। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फिगर एनसीईआरटी ने आपको दिया हुआ है, और इस डायग्राम में क्या आपको दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो वास डिफरेंस है इनको काट के बांध दिया गया है। इस टेक्निक को कहते हैं वैसेक्टमी, और ये एक सर्जिकल या स्टेलाइजेशन टेक्निक है जिसे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, यानी ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है और टर्मिनल मेथड है, क्योंकि ये जो मेथड है वैसेक्टमी या फीमेल में ट्यूबेक्टमी, ये सबसे ज्यादा सेफ मेथड है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी सबसे कम है। मतलब फेल होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं, लेकिन रिवर्सिबिलिटी भी बहुत कम है। यहाँ पर FSH and LH are gonadotrophin in males, FSH act on। तो मेल में FSH किस पे एक्ट करता है? Act on Sertoli cells and stimulate the secretion of some factor which help in spermiogenesis, spermiogenesis। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। का ना इस तरह के सवाल को हम लोग कहते हैं ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट में इस समय खूब पूछे जा रहे हैं, खासतौर से बायोलॉजी में, तो हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उसी हिसाब से। तो चलिए करेक्ट को पहले यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही है। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या न्यूक्लियोटाइड आर मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स, बिल्कुल प्रोटीन में 20 टाइप की अमीनो एसिड होती हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर ग्लिसराइड इन विच फैटी एसिड आर स्टेरिफाइड टू ग्लिसरॉल, एकदम सही बात है। लेसिथिन कंटेन अ फास्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड, एकदम सही बात है। फास्फोर जो लेसिथिन होता है फास्फोलिपिड भी और नाइट्रोजन भी, अगर इसका डायग्राम आप देखोगे, अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड नाइट्रोजन बेसेस आर सम ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लिविंग, गलत बात है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो यानी ये गलत हो गया, ए बी सी डी ये सही है, तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसी होनी चाहिए? यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, इजिली अवेलेबल होनी चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट होनी चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब जब उस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज करना बंद कर दें तो बच्चे पैदा हो जाएं,
ये ना हो कि डिवाइस यूज करना बंद कर दिया, अब भी बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। तो रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ इरिवर्सिबल दिया, यानी ये फीचर नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। मैच कॉलम टाइप क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ग्रोथ। तो ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड नंबर, ए को आपने फोर्स से मैच किया, ऑप्शन देखेंगे तो यहीं से आपका आंसर निकल गया। बाकी आप देख लो, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी, मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी, एंड कॉन्शियसनेस इज द सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई गोट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड। अब ये गोट जर्नी के एग्जाम पूछा जाए, गोट की जगह रैबिट दे सकता है, कोई भी हर्बी और दे सकता है, कोई भी कंज्यूमर दे सकता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड, इससे हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोड्यूसर के लेवल पे, प्लांट के लेवल पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टर्म यूज करते हैं जिसमें जीपीपी और एनपीपी आते हैं। कंज्यूमर के लेवल पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी टर्म का यूज किया जाता है। मैचिंग यहां पर करनी है आपको दो लिस्ट के बीच में। मेंटल रिटार्डेशन किसका फीचर है? मेंटल रिटार्डेशन दो जगह होता है, एक तो डाउन सिंड्रोम में भी होता है और फिनाइलकीटोन्यूरिया में भी होता है। ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा कि भाई ए को दोनों से मैच कराया गया, यानी हमें अभी चेक करना पड़ेगा बी ऑप्शन को। गायनिकोमैस्टिया ये क्लैनफेल्टर सिंड्रोम का फीचर है, तो बी को 2 से मैच करोगे, बी को 2 से मैच करोगे तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, अब ये दो ऑप्शन बचे अभी। सी रूडिमेंट्री ओवरीज, ये टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में होती है, ओवरीज डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो सी को 4 से मैच करोगे। अब सी को 4 से यहां पर मैच किया गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, यानी अब ए को 3 से ही मैच करोगे। और पार्शियली ओपन माउथ ये डाउन सिंड्रोम का फीचर है, यानी यहां पर मेंटल रिटार्डेशन को फिनाइलकीटोन्यूरिया से मैच करेंगे, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। विच आर द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, उसमें अगर आप देखें तो दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। हीमोफीलिया के अलावा इस कैटेगरी में आता है कलर ब्लाइंडनेस। दो ही डिजीज आपके सिलेबस में, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वही असर्शनिज्म टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं असर्शन पढ़ते हैं। इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज, लैक ऑपेरॉन सिस्टम का क्वेश्चन है, around them to be utilized for energy source they require the synthesis of enzyme beta glucosidase। पहले तो ये एंजाइम ही गलत लिखा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होना चाहिए, तो यानी ये तो गलत बात हो गई। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट, अब एग्जाम में क्या होता है या नॉर्मली क्या होता है, यहां पर आपके दिमाग पढ़ता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि वही लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है। तो अगर यहां मान लीजिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज लिखा होता, तब क्या ये ऑप्शन सही होता? तब भी गलत होता, क्योंकि अगर लैक्टोज नहीं है तो उस केस में लैकोपेरॉन स्विच ऑफ होगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने की जरूरत नहीं होगी, तब भी गलत होता। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर अ रिजल्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन, ये भी लैकोपेरॉन के पहले रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में लाइन लिखी गई है, सही है। यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, योर आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। ह्यूमन हार्ट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, गलत बात, क्योंकि हमारा हार्ट कैसा है? मीजोडर्मल है। तीन ही चीजें मीजोडर्मल एनसीईआरटी में दी गई, ह्यूमन हार्ट, मसल्स एंड नोटोकॉर्ड। बाकी एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल ओरिजिन का कुछ दिया ही नहीं गया है, तो बस तीन ही मेजोडर्मल याद करने, वही पूछा जाएगा। मिट्रल वॉल जिसे बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं, गार्ड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही बात है। सैन इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, गलत बात है, क्योंकि सैन साइनोएट्रियल नोड यानी एसए नोड लोकेटेड होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ये लेफ्ट लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद द हार्ट रेट इज कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ये भी सही बात है, यानी सही बातें हैं बी डी ई। तो बी डी ई कहां पर दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ अर्थ की ओरिजिन कितने साल पहले हुई? 4.5 बिलियन ईयर एगो कह लो, या फिर 4,4500 मिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अब देखो इससे काम चलेगा कि नहीं चलेगा? इससे काम नहीं चलेगा, नहीं, दो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ
4 बिलियन ईयर एगो या 4000 मिलियन ईयर एगो। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म अपीयर हुई 2000 मिलियन ईयर एगो और नॉन सेलुलर फॉर्म 3000 मिलियन ईयर एगो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए को आप 2 से मैच करेंगे, बी को 1 से मैच करेंगे, है ना, सी को आप मैच करेंगे 4 से और डी को 3 से, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ऑफ। करेक्ट, कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जहां पर फीमेल में सिम्टम जनरली नहीं आते हैं? तो ये एसटीआई जो होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वेनेरल डिजीजेस कहा जाता है। इनमें फीमेल में शुरुआती समय में सिम्टम नहीं आते हैं और इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। द स्टेज ऑफ मियोसिस वेयर सेंट्रोमेर स्प्लिट, बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है ये। सेंट्रोमेर की स्प्लिटिंग होती है एनाफेज 2 में, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। Which of the particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown below? तो ये पहले जो ब्रांच दी गई एनसीईआरटी में है, ये धतूरा है, यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको दिया गया और ये हेलुसिनोजेनिक होता है, यानी भ्रम पैदा करने का काम करता है। जिससे भांग वांग नहीं होता, भांग पी लेते हैं उसके बाद लगता है कि उड़े जा रहे हैं, तो वही भ्रम पैदा करने का काम करता है। Which one of the following is not a functional component of an ecosystem? Energy flow, decomposition, productivity and यहां पर ये तीन ये हो गए और इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये चार फंक्शनल कंपोनेंट इकोसिस्टम के हैं। अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो ये फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। Formation of vertical strata in forest is called stratification. तो stratification is the functional is not the functional component, this is structural component, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। During which stages or prophase one substages of meiosis do you expect to find the bivalent and DNA replication respectively? Bivalent and DNA replication, तो bivalent का formation तब होता है जब सिनेप्सिस होती है, और सिनेप्सिस कब होती है? जाइगोट इन स्टेज में। तो यहां पर पैकिटीन दिया है, पैकिटीन दिया, यहाँ जाइगोटीन एंड एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, खत्म हो गई बात। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर। दे प्रोड्यूस एसिड्स दैट द कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क फैट, नहीं, मिल्क प्रोटीन यहां पर होना चाहिए, तो ये गलत बात हो गई। मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। दे रिक्वायर अ सुटेबल टेम्परेचर एंड मीडियम फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। दे प्ले अ बेनिफिशियल रोल बाय चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टमक, बिल्कुल सही बात है। दे इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ थियामीन, नहीं, ये विटामिन B12 यहां पर होगा, जिसको साइनोकोबालामीन कहा जाता है, तो ये भी गलत बात हो गई यहां पर। दे कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, ये सही बात है। तो BCE सही ऑप्शन है, जो कि आपको दिए गए ऑप्शन नंबर 4 में, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अ मैन हुज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन मीट विद अ सीरियस एक्सीडेंट एंड नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, ये AB और RH को मिला के सवाल बनाया गया है। विच वन ऑफ द ब्लड ग्रुप रेडिली अवेलेबल इन द हॉस्पिटल विल बी सेफ फॉर ट्रांसफ्यूजन? आप डॉक्टर बन गए, एक पेशेंट आए जिसका एक्सीडेंट हुआ है और इतना टाइम नहीं कि उसका ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए भेजें, तो कौन सा खून चढ़ा सकते हैं भैया? ओ दो ऑप्शन में देखा, ओ यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ओ में कौन, RH पॉजिटिव देंगे या निगेटिव देंगे? तो ओ RH निगेटिव, क्योंकि RH निगेटिव का ब्लड अगर पॉजिटिव को चढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी वाला केस। लेकिन पॉजिटिव का अगर ब्लड निगेटिव के अंदर जाएगा तो फिर एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बन जाएंगी, तो इसलिए ओ निगेटिव, ये ORH निगेटिव को सिंपली आप ओ निगेटिव बोलते हैं, और ओ निगेटिव एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द गिवन apparatus, ये जो apparatus आपको यहाँ पर दिखाया गया है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में आपको दिया गया। दिस इज अ स्टिर टैंक बायोरिएक्टर, और इसका यूज लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जब इंसुलिन हमने बनाया था तब इसका यूज हमने किया था। कैरिंग कैपेसिटीज, इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इसके बारे में बताया गया। कैरिंग कैपेसिटी कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, तो क्या है ये? दिस इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन अ गिवन हैबिtat टू सपोर्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन बियॉन्ड विच
नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। तो यानी सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड, सही बात है। स्टिकीनेस ऑफ, जो चिपचिपापन है, ऑफ एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, नहीं, डीएनए पॉलीमरेज नहीं, ये डीएनए लाइगेज के काम को आसान बनाता है। यानी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज फॉल्स, यानी थर्ड ऑप्शन हो गया। फिर से मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि मैचिंग ज्यादा यहां पर इसलिए क्योंकि नीट में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ट्रांसपोजॉन, इन्हें कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, और आरएनए इंटरफ्रेंस में आप पढ़ते हैं इसके बारे में। मिलोडिक एंड इनकॉग्निशिया से ट्रांसजेनिक टोबैको को बचाने के लिए इस टेक्निक को यूज करते हैं। एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। लेपिडोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन की बात करें तो इसमें आर्मी वर्म आता है और एक और आता है टोबैको बडवर्म। डिप्टेरन की बात करें तो इसमें फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं, यानी 2413, 2413, 2413, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये फिर से एक बार क्वेश्चन है आपके पास में, ऑप्शन इन ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन दैट हैज टू कोप विद द चेंज एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है। व्हेन इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटाट आर लिमिटेड, रिसोर्स जब लिमिटेड हो, each species has the ability to fully realize its innate potential to grow, ना, गलत बात है ये मैक्सिमम ग्रोथ तब होगी जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, तो गलत बात है। कस्कुटा एंड वीनस फ्लाईट्रैप हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लिव्स ड्यू टू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत बात है, क्योंकि कस्कटा तो इसने तो अपनी लीव्स को खत्म कर, लेकिन वीनस फ्लाईट्रैप ये तो इंसेक्टिवरस प्लांट है और इसने अपनी लीव्स को खत्म नहीं किया पूरी तरीके से। द एग्रेट्स ऑलवेज फोरेज, एग्रेट मतलब बगुले जो होते हैं वो हमेशा उस जगह पर कीड़े ढूंढते हैं क्लोज टू वेयर कैटल, जहां पर गाय भैंस चर रहे होते हैं। आर ग्रेजिंग बिकॉज द कैटल एज दे मूव स्टिर अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट फॉर द एग्रेट टू फाइंड एंड कैच, बिल्कुल सही बात है। Any species growing exponentially under unlimited resource condition can reach enormous population densities in a short time, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी होगी जब अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे, तो ये सही बात है। यानी ए, डी और ई सही बात है, ए डी ई ओनली, यानी थर्ड ऑप्शन यहां दिया गया है। एन एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी का एक ही एग्जाम्पल सिलेबस में, कौन सा? Gene therapy is introduction of gene in person suffering from ADA deficiency. ADA deficiency पहली बार जीन थेरेपी 4 ईयर ओल्ड गर्ल में की गई थी 1990 में, और उसको एडीए डेफिशिएंसी थी। असर्शनिज्म टाइप का क्वेश्चन यहां पर आपको दिया गया, असर्शन में क्या कह रहा है? अब एग्जाम में एक बार जब आपको पता चल जाएगा तो फिर बार बार वो इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे असर्शनिज्म पढ़ के आंसर देखिएगा आप। In a particular climatic condition, decomposition rate is quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble compound like sugar, बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम में आपको ये दिया गया है। Rate of decomposition is slower if detritus is rich in lignin and chitin, बिल्कुल सही है। दोनों बातें सही, लेकिन एक नाइट्रोजन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड की बात कर रहा है, दूसरा लिग्निन काइटिन की बात कर रहा है। एक में कह रहा है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा, एक में कह रहा है कम है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, और इसलिए हम कहेंगे दोनों बातें तो सही है, लेकिन रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन हैज बीन मच इन द न्यूज, द प्रीफिक्स बीटी मींस, कह रहे बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या है? तो बीटी का मतलब क्या है? बीटी का मतलब ये है बैसिलस thuringiensis carrying an endotoxin gene cryogene from Bacillus thuringiensis, Bacillus का B और thuringiensis का T मिला के BT बना दिया गया। Which factor of the following inhibit decomposition? तो डिकम्पोजिशन को कौन इनहिबिट करता है? लो टेम्परेचर और एनारोबियोसिस जो होता है ये डिकम्पोजिशन के रेट को कम करता है। हाई टेम्परेचर फेवर करता है, एरोबिक कंडीशन डिकम्पोजिशन को फेवर करती है। Which of the following latitudinal range harbors more species with very few exception? तो लैटिट्यूडनल रेंज जो ट्रॉपिक्स की लैटिट्यूडनल रेंज होती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ होती है, और इस लैटिट्यूडनल रेंज पे स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस।
मैचिंग टाइप क्वेश्चन। एंड चींटियों की अगर बात करें तो चींटियों की दुनिया में 20,000 जातियां हैं। बीटल की 3 लाख जातियां हैं। फिशेस की बात करें तो फिशेस की 28,000 जातियां और ऑर्किड की भी 20,000 जातियां हैं। यानी 1421, 1421 ये ऑप्शन आपको मिल गया, थर्ड ऑप्शन। ऐसा जरूरी नहीं कि भैया सबसे मैच कराना है। जैसे ऑर्किड को भी जब आप मैच करा दोगे यहां से तो थर्ड ऑप्शन से कोई मैच नहीं कर रहा है। और अगर आप देखें ऑप्शन में तो यहां पर थर्ड से मैच कराया गया, थर्ड से मैच कराया गया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको वो ऑप्शन दिया गया था। द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम बिलोंग टू द क्लास। अब ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको, अब चाहे ये तेंदुआ आपको लग रहा हो, बाघ लग रहा हो आपको, ये बात तुम्हें पता है क्लास 11 के चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड में से आपको पढ़ाया गया है कि ये पैंथेरा जीनस में, और पैंथेरा जीनस की अगर बात करें तो ये मैमेलिया क्लास में आता है, मैमेलिया क्लास। तो यानी इस क्लास मैमेलिया हो जाएगा। अगर यहां पर फैमिली पूछते तो फैमिली यहां पर फेलिडी हो जाती। अगर इस सवाल में क्लास बदल के फैमिली पूछ लूं मैं तो ये फेलिडी से बिलोंग करेगा। द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन्स आर वीक बिकॉज, बूढ़े लोगों का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि थाइमस ग्लैंड डीजनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल। ये आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर 19 क्लास 11 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द गिवन फिगर शोज फंक्शन ऑफ। अब इस तरह के क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं, ये नहीं कि यहां पर लिख दिया ए और कहा ए बताओ क्या है। अब यहां पर पहले तो आपको देखना है कि जो एक्स है क्या है, फिर उसका फंक्शन बताना। दो स्टेप में सवाल आ रहा है, डुअल स्टेप क्वेश्चन। तो ये डुअल स्टेप का क्वेश्चन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, डुअल स्टेप क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन इस समय नीट में पूछे जा रहे हैं। तो पहले स्टेप में आपको तो ये पहचानना है कि भैया एक्स है क्या, तो एक्स हेट्रोसिस्ट है। ये नॉस्टॉक का डायग्राम यहां पर आपको दिया गया है। और जो हेट्रोसिस्ट है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। यानी करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नॉर्मल पेपर में क्या होता है कि पूछेंगे कि गिवन डायग्राम में आपको जो दिखाया गया वो क्या है, हेट्रोसिस्ट। ये प्रो लेवल का पेपर है। तो इसमें आपको एक्स के फंक्शन के बारे में पूछा गया, पहले पहचानिए क्या है और फिर उसका काम बताइए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। यस, प्लांट किंगडम में आप पढ़ते हैं कॉनिफर जिम्नोस्पर्म के मेंबर होते हैं। स्टेटमेंट टू, थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस इन कॉनिफर। ये भी सही बात है। सनकेन स्टोमेटा का मतलब स्टोमेटा लीफ में गहराई में पाए जा रहे हैं। यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। In HGP, the sequence of which chromosome was completed in May 2006? This was chromosome number 1. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया था। टोटल 24 क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई थी, जहां पर क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग मई 2006 में कंप्लीट हुई और ये आखिरी क्रोमोसोम था जिसकी सीक्वेंसिंग पूरी हुई थी। ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया है ए, कॉर्डेट आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बिल्कुल सही है। कॉर्डेट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी सही है। बॉडी ऑफ मोलस्क की सेगमेंटेड नहीं, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। राउंड वर्म और सिलोमेट नहीं, राउंड वर्म का तो बहुत फेमस क्वेश्चन स्यूडोसिलोमेट। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इन सीन इन लिजार्ड्स, बिल्कुल कॉर्डेटा का मेंबर है और कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी ए बी और ई करेक्ट ऑप्शन है, ए बी ई यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लोनिंग वेक्टर। ये सब आपको मार्क करना है क्वेश्चन करते समय। तो ओराई इज अ सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, सही बात है। सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। In order to link the alien DNA, the vector need to have single recognition site for the commonly used restriction enzyme, ये भी सही है। The ligation of alien DNA, desired DNA, is carried out at a restriction site present in one of the two antibody resistant gene, बिल्कुल सही बात। यानी गलती सेकंड ऑप्शन में, क्या गलती है? सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं होना चाहिए था, ट्रांसफॉर्मेंट। यानी ये ऑप्शन आपका गलत है और आपसे गलत पूछा तो ये आपका आंसर हो गया। मैचिंग टाइप क्वेश्चन, अंडरग्राउंड स्टेम। अब ये जो मॉडिफिकेशन है ये एनसीईआरटी से हटा देगी लेकिन नीट के सिलेबस में है।
तो जब आप सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें मैंने लिख दिया एनसीईआरटी एक्स्ट्रा कवर, ये एक्स्ट्रा कवर है, एनसीईआरटी को कवर करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टेम कहां पर मिलेगा? अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है टर्मरिक में, तो ए को 3 से मैच करोगे, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल कहां पर आपको मिलता है? सिट्रस एंड नहीं, पंपकिन, वाटरमेलन, गॉड्स ग्रेप वाइन। स्टेम थॉर्न, ये सिट्रस और बोगनविलिया में मिलेगा। फ्लैटेंड स्टेम और सिलेंड्रिकल स्टेम, फ्लैटेंड स्टेम होता है अपुंशिया में और सिलेंड्रिकल स्टेम यूफोरबिया में। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा 3, 5, 3, 5। ये देखिए यहीं से मैच कर लोगे आप, बस पूरा मैच हो जाएगा। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन में कह रहा है जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द सिंपल टिश्यूज इन प्लांट। प्लांट टिश्यू डिलीट कर दिया गया एनसीईआरटी से, लेकिन नीट के सिलेबस में है, तो ये इसके सोल्यूशन में आपको एक्स्ट्रा कवर लिखा हुआ मिलेगा। तो असर्शन सही गलत है यहाँ पर, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। रीजन में क्या कर रहा है? द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज एंड दिस वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। बिल्कुल रीजन सही है, तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। थ्रू द यूज ऑफ ऑक्सीजन 18, हैवी ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन होता है 16, ये O18, दोनों आइसोटोप है, 8O16, 8O18। Scientists have found that the oxygen released during photosynthesis come from the molecule of, ये रेडियो आइसोटोप का यूज करके ये पता लगाया गया कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहां से आती है? वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम द CO2। आफ्टर 4 PCR साइकिल हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म फ्रॉम 2 डीएनए टेम्पलेट मॉलिक्यूल। यहां पर गलती हो जाती है, 2 डीएनए से 4 साइकिल आपको चलानी, तो एक साइकिल के बाद डबल करते जाना है, 2 से 4 बन गए, दूसरी साइकिल के बाद 8 हो गए, तीसरी साइकिल के बाद 8 से 16 कर लो, और चौथी साइकिल के बाद 16 से 32 कर लो, यानी 32 आंसर हो जाएगा। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हो, इस बात पे ध्यान नहीं देते कि 2 डीएनए टेम्पलेट दिए गए, वो एक से करना शुरू करते हैं, 1, 2, 4, 8, 16 उनका आंसर आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म? तो डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, ये तो एक्रोमेगाली जो कि ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सिक्रीशन होने से होती है, तो गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज तो डायबिटीज में होता है ना, डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन की कमी में। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटेरियस, ये हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है, ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है। पाइलोइरेक्शन एंड ओवर स्वेटिंग, ये एड्रेनालिन की वजह से होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 145। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन है गैप जंक्शन। अब ये जंक्शन का जो टॉपिक है ये एनिमल टिश्यू में हुआ करता था, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। एनिमल टिश्यू डिलीट कर दिया गया, कॉकरोच डिलीट कर दिया गया, लेकिन ये दोनों सिलेबस में है। केवल फ्रॉग का टॉपिक उस चैप्टर में बचा और छोटा सा टॉपिक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दिया है, तो एनिमल टिश्यू का पूरा ये सवाल दिया है। Gap junction facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of two adjoining cell। बिल्कुल सही बात है। Adhering junction help to stop substances from leaking across a tissue। ये तो गलत बात है, क्योंकि ये टाइट जंक्शन का काम होता है। Compound epithelium covers the dry surface of skin and provide protection against chemical and mechanical stress। एकदम सही बात है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट, ये भी सही बात है। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। एक अगर ऐसे आप रैंडमली पढ़ेंगे तो आपको सही भी लगे, लेकिन नेफ्रॉन नहीं न्यूरॉन होना चाहिए न्यूरल सिस्टम, तो ये गलत बात है। तो करेक्ट ऑप्शन है A, C and D, A, C, D, ये ऑप्शन आपको दिया गया सेकंड। प्लाज्मिड वेक्टर इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मींस, तो प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है? Plasmid vector, this is extra chromosomal autonomously replicating circular DNA जो कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। Which one does not differ between a C3 and C4 plant? बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन। तो करेक्ट कौन सी चीज ऐसी है जिसमें C3 और C4 में अंतर नहीं होता है? इनिशियल CO2 एक्सेप्टर, इसमें तो अंतर होता है। C3 में अगर आप देखें तो जो इनिशियल एक्सेप्टर होता है वो RuBp होता है, 5 कार्बन का कंपाउंड जो CO2 को एक्सेप्ट करता है। और अगर C4 प्लांट की बात करें तो C4 प्लांट में जो एक्सेप्टर होता है वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड। तो इसमें तो पूछा डज नॉट डिफर, इसमें तो अंतर है। एक्सटेंट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन
इसमें भी अंतर है। C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 में नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है एंजाइम कैटलाइजिंग रिएक्शन दैट फिक्सेस CO2। अब CO2 को फिक्स करने के लिए अगर हम C3 की बात करें तो C3 में रुबिस्को एंजाइम होता है। अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो रुबिस्को भी और पेप्केज भी है। पेप्केज इनिशियल CO2 फिक्सेशन करता है। यानी इस आधार पे डज नॉट डिफर, इसमें तो डिफरेंस है, तो ये भी गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल तो सभी प्लांट में पाई जाएगी, वो चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, कैम प्लांट हो, तो इसके आधार पे आप अंतर नहीं कर सकते। लीफ एनाटॉमी में अंतर होता है, C4 प्लांट में क्रेंच एनाटॉमी होती है जो C3 में नहीं होती। तो इन 5 में से केवल एक ऐसी बात है जो दोनों में डिफर नहीं करती, वो है कैल्विन साइकिल की प्रेजेंस, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर प्रिंसिपल, allele and genotype frequencies in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences. It make several assumptions which were given below. 5 assumption दिए गए हैं। Identify assumption which do not meet for the population to reach Hardy-Weinberg equilibrium. तो करें हार्डी-विनर इक्विलिब्रियम पे पॉपुलेशन ना पहुंचे, तो हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम पे पॉपुलेशन कब पहुंचती है? जब नो म्यूटेशन, नो जीन फ्लो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट और नो नेचुरल सिलेक्शन, नो जीन माइग्रेशन। यहां पर नेचुरल सिलेक्शन अगर हो गया, जीन माइग्रेशन हो गया, तो पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम पर या हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच पाएगी। तो इन दोनों की वजह से हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, मतलब इवोल्यूशन होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी एंड ई ओनली, पहला ऑप्शन हो जाएगा। Carbon dioxide is necessary for photosynthesis. The chemical used to remove this gas most effectively in half-leaf experiment. This is potassium hydroxide solution का यूज करते हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन किया गया है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। Which among these is the correct combination of poisonous snake? तो पॉइजनस स्नेक की बात करें, देखिए यहाँ हेमीडक्टाइलस दिया है, कोई पॉइजनस तो होता नहीं। यहाँ पर पाइथन दिया गया, अजगर, ये भी नहीं होता है। यहां पर टेस्टुडो दिया गया, टेस्टुडो टॉर्टवाइज होता है। बेंगारोस, नाजा, वाइपेरा, ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं और तीनों ही पॉइजनस स्नेक यानी जहरीले सांप हैं। A population in a Hardy-Weinberg equilibrium for a gene will only with only 2 alleles. If the gene frequency of allele capital is 0.7, the genotype frequency of homozygous. होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है, तो अब होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखिए, अगर हम ए की वैल्यू हमें 0.7 दी गई है, तो हमें पता है कि a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आती है? 1। यानी अगर हम a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 मानते हैं, तो यानी a प्लस बी की वैल्यू भी 1 आएगी। मतलब यहां से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस a, और a की वैल्यू हमें पता है 0.7, यानी b की वैल्यू हमें 0.3 मिल जाएगी। अब होमोजाइगस पूछा है, तो होमोजाइगस ये इंडिविजुअल है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इनको जोड़ लीजिए। तो ए स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो ए की वैल्यू हमें पता है 0.7, स्क्वायर कर लोगे तो यह आ जाएगा 0.49। बी की वैल्यू हमें पता है, बी स्क्वायर करोगे यानी 0.3 का स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 0.09, और इन दोनों को आप जोड़ लो तो होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी टोटल मिल जाएगी, यह आ जाएगा 0.58 यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी सवाल में अगर हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी पूछता है तो 2ab हो जाता, यानी 2 इंटू ए 0.7 आप लिखते और b यानी 0.3 लिखते, तो ये हो जाता सादुरी 14 42 और 0.42, तो 0.42 आंसर आ जाता अगर हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी पूछता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? ये मैं कह रहा हूं कि इस तरह के सवाल अब नीट में आते हैं। पहले डायग्राम पहचानो, पहले ये देखो पावर हाउस होता कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर इस डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया कहां दिखाई दे रहा है? सी वाला, और सी ऑप्शन कहां दिया? 1 पे दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सी देखा और आंसर में सी फिल कर दिया, सी 1 पे दिया गया तो 1 ऑप्शन फिल करना, ये गलती भी होती है। Eminent conservationists identified that maximum protection is required to biodiversity hotspot. Which of the following statement is are most appropriate for this view?
तो biodiversity hotspot, these are the region with high degree very high level of species richness, बिल्कुल सही है. These are the areas where alien species were introduced, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. These are the region with high degree of endemism, बिल्कुल सही है. These have a history of religious and cultural tradition, नहीं, ये sacred grove की बात है. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए एंड सी ओनली. द क्रेनियल कैपेसिटी वाज लार्जेस्ट अमंग द, तो यहां पर जो क्रेनियल कैपेसिटी एनसीईआरटी में दी ऑस्ट्रोलोपिथेकस की दी नहीं गई. होमो हैबिलिस की बात करें तो 650 से लेके 800 सीसी. होमो इरेक्टस की बात करें तो 900 सीसी दी गई है, 900 सीसी. और निएंडरथल की बात करें तो 1400 सीसी. यानी इनमें और ऑस्ट्रोलोपिथेकस की होमो हैबिलिस से कम ही होगी. तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी, निएंडरथैलमैन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, भाई असर्शन इज एन टाइप का क्वेश्चन है. असर्शन में क्या कह रहा है, ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल एग्जांपल जिंजली ऑयल, तिल का तेल, एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, बिल्कुल सही है. एडेनिन एंड थायमिन आर सब्स्टिट्यूएंट प्यूरिन, गलत बात है. एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन्स एंड थायमिन साइटोसिन एंड यूरेसिल आर पिरिमिडिन, यानी रीजन गलत है. तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट, assertion is correct but reason is not correct, ऑप्शन 1 हो जाएगा. मैचिंग कॉलम्स, सिनेप्सिस, सिनेप्सिस की अगर बात करें तो सिनेप्सिस अलाइंस होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस कहां पर होता है, जाइगोटीन में, एक और 2 से मैच करेंगे. सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, G2 फेज. एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ये क्रॉसिंग ओवर के समय होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन में होती है. डी ऑप्शन कह रहा है सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, तो ये एनाफेज 1 में होता है. एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है. यानी यहां पर हो जाएगा 2 3 5 4, 2 3 5 4, यानी सेकंड ऑप्शन. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. यहां पर स्टेटमेंट 1 में कह रहा है स्ट्रोमा लैमिली हैव बोथ PS1 एंड PS2. स्ट्रोमा लैमिली के पास PS1 होता है लेकिन PS2 नहीं होता है. बट द मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना लैक्स PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम, गलत बात है, एकदम उल्टा लिखा हुआ है. स्ट्रोमा लैमिली के पास PS1 होता है लेकिन PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन, ये बिल्कुल सही बात है. यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. Failure of segregation of chromatid during cell division cycle result in aneuploidy. Down syndrome result due to, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत आता है नीट में. ड्यू टू गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, इसलिए डाउन सिंड्रोम में टोटल क्रोमोसोम होते हैं 47, यानी ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन एन ऑर्गेनिज्म एट वन पॉइंट द प्रोसेस बिकम टू अ halt. halt का मतलब स्टॉप हो जाना. Select the group of 3 codon from the following from which any one of the 3 could bring about this halt. करेक्ट, किस जगह पर कौन सा कोडॉन आने पर प्रोटीन की सिंथेसिस बंद हो जाएगी. तो 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAG, UGA एंड UA, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. इन द मेंबर ऑफ फाइलम एस्केलमिन द एलिमेंट्री कैनाल इज, तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ मस्कुलर फेरिंग्स. रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, तो करेक्ट मैचिंग यहां पर आपसे पूछी गई है. ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा है, ये डी लिखा है और ये ई लिखा है. तो ए आपको दिखाएगा और ए के बाद CO2 निकल गया और डी बन गया. यानी जो ए, ये बी होगा, ये जो बी आपको दिखाएगा ये सिट्रिक एसिड होगा. और सिट्रिक एसिड से CO2, सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन है और उसके बाद जब CO2 निकलेगा तो 5 कार्बन का एक ही कंपाउंड है क्रेब साइकिल में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. यानी जो डी है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होगा. डी इज द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, यहां दिया, मतलब यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन. ऐसे एग्जाम में आप करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा. एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कैन डिक्रीज, ANF कहते हैं, ये हार्ट के एट्रिया से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है और ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है. कैसे, डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, भाई असर्शन रीजन. ABA इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, सही बात है. ABA stimulate the closure of stomata and increase the tolerance of plant to various kind of stress, दोनों सही है. अब ये पता करना कि assertion को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, तो बिकॉज लगा के पढ़ेंगे. ABA is also called stress hormone because ABA stimulate the closure of stomata
एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। बिल्कुल, ये एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है और यहां पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब इस इंटरेक्शन में माइनस माइनस टाइप की रिलेशन, मतलब ये कंपटीशन की बात कर रहा है। कंपटीशन नाम के इंटरेक्शन में दोनों जातियों का नुकसान होता है। तो यहां पर सी एनीमोन एंड क्लाउनफिश, ये तो कमेंसलिज्म का केस है। फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेज इन साउथ अमेरिकन लेक, बिल्कुल ये सही बात है। फिग ट्री एंड पॉलिनेटर वेब्स, ये म्यूचुअलिज्म का केस है। एपिफिटिक ऑर्किड एंड मैंगो ब्रांच, ये कमेंसलिज्म का केस दिया गया है। मैचिंग करनी स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस की अगर बात करें तो स्पॉन्जेस के पास क्या मिलते हैं बेटा? स्पॉन्जेस एंटायर बॉडी सरफेस, बर्ड में लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल पाई जाती है, अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब होंगे और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में गिल्स प्रेजेंट होंगे। यानी यहां पर अगर आप मैच करते हैं तो ए को 3 से मैच करोगे, बी को 2 से मैच करोगे, सी को 4 से, डी को 5 को और ई को 1 से, यानी थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग टर्मिनल ऑक्सीडेशन, द साइटोक्रोम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। तो देखिए साइटोक्रोम का जो सीक्वेंस होता है, साइटोक्रोम बी, उसके बाद C1, उसके बाद C, उसके बाद A और उसके बाद आता है A3, और A3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? ऑक्सीजन को। यानी यहां पर साइटोक्रोम A3 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। पहले तो सीक्वेंस याद करिए, BCA, BCA नाम की एक डिग्री होती है, और फिर B के बाद C1, C, A और A3 याद करना पड़ेगा आपको। सूचर बिटवीन द पेराइटल एंड फ्रंटल बोन ऑफ स्कल, अब ये जो बोन है ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाई गई है। सूचर की बात करें तो सूचर किस जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है? फाइब्रस जॉइंट को। और स्कल में कह रहा है तो स्कल की बोन के बीच में फाइब्रस जॉइंट ही प्रेजेंट होता है, जिसे सूचरल जॉइंट भी कहते हैं। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड एंड रिड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इन द केल्विन साइकिल। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की बात कर रहा है और एटीपी और एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। तो एक मॉलिक्यूल CO2 के लिए 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट होती है, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेस मेकर, ये भी डुअल स्टेप का क्वेश्चन है। पेस मेकर पूछा गया, एबीसीडी दिखाए गए हैं। अब पेस मेकर कहते हैं किसमें? एसए नोड को। और एसए नोड यहां पर कहां दिखाई दे रहा है? ये नोडल टिश्यू दिखाया गया। ये जो ए है एसए नोड दिखाई दे रहा है, जो बी है ये एवी नोड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यानी ए हो जाएगा एसए नोड, और ये फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यूरिक एसिड कैन बी रिमूव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही। यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक अमंग द नाइट्रोजनस बेस, ये भी सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो एंड बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, तो ये होता है किस फेज के दौरान? प्रोलिफरेटिव फेज के समय। In which technique of the following the semen collected from husband or donor is artificially introduced into the uterus of the female? This is called intrauterine insemination, IUI भी कहा जाता है। Study the following statement, 3 स्टेटमेंट दिए गए। X हार्मोन प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये एक्चुअली बात हो रही है इथाइलिन के बारे में। Y हार्मोन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो एंड आल्सो प्रमोट रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन, ये भी इथाइलिन की बात हो रही है। जेड हार्मोन इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, और ये बात हो रही किसके बारे में? ये बात हो रही एबीए के बारे में। यानी एक्स जो है, एक्स और वाई इथाइलिन है, और जो जेड है वो एबीए है। एक्स और वाई इथाइलिन, जेड एबीए, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द ascending limb of loop of Fenley's allow passage of small amount of urea into the medullary interstitium. ascending limb, descending limb जो होती है वो permeable होती है वाटर के लिए, ascending limb permeable होती है इलेक्ट्रोलाइट NaCl के लिए, यूरिया के लिए नहीं, ये गलत बात है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीअब्सॉर्ब 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, नहीं, ये पीसीटी की बात है। द कलेक्टिंग डक्ट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, नहीं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम, ये सही बात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर इन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो तरह का होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन, यानी बेस इज एडेड और डिलीटेड। वो राम हैज रेड कैप का एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है। Deoxygenated blood pump into the pulmonary artery is passed on to the lungs, from where oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium.
दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट, देखिए इस पाथवे में लंग्स आ रहा है ना, लंग्स आ रहे हैं इस पाथवे में, और अगर ये आते तो इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन इन ट्रॉपिकल लेटीट्यूड? तो ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन का क्या कारण? दे हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, सही है। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट टू लोअर प्रोडक्टिविटी, गलत है, हायर प्रोडक्टिविटी होगी इसकी वजह से। दे हैव सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, नहीं, यहां पर ग्लेशिएशंस कम हुए, तो ऑल तो हो नहीं सकता है, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट? क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस नेचर का होता है, एक तो कार्टिलेजिनस फिशेज में, दूसरा साइक्लोस्टोमेटा में। और यहां पर अगर आप देखें तो टेरोफिलम एंजल फिश, ये बोनी फिश है, बोनी में तो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम बोन का बना होगा। सिटेकुला पैरेट बर्ड है, यहां पर भी बोन का बना होगा। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, ये मैमल है और मैमल में बोन का बना हुआ होगा, ठीक है। पेट्रोमाइजोन, ये साइक्लोस्टोमेटा का, यहाँ पर कार्टिलेजिनस होगा, तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज, इंस्पिरेशन होने के लिए लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर की तुलना में कम होना चाहिए, तो लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका है सेवरो ओ का एंजाइम इज। सेवरो का एंजाइम ये होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। क्या काम है इसका? इसका यूज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, लेकिन कब? जब टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करना हो। अगर टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में काम करना है तो उस केस में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। लेकिन अगर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए की सिंथेसिस करनी है तो सेवरो ओका एंजाइम या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज का यूज किया जाता है। तो ये आपके टेस्ट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया, उस लिंक से आप क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सोल्यूशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सोल्यूशन वीडियो आपको मिल ही गया। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं, और अगला जो टेस्ट आपका है वो 23 को होगा, जिसका सिलेबस आपको मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूं, उसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। तो उस सिलेबस के हिसाब से अगले टेस्ट को आप तैयार करिए। 16 टेस्ट टोटल होने, जिनमें से 6 टेस्ट टॉपिक वाइज हैं और 10 टेस्ट फुल सिलेबस है। ये जो टेस्ट आज हमने किया ये फुल सिलेबस का था। अगला जो टेस्ट है वो टॉपिक वाइज है। कौन कौन से टॉपिक हैं ये आप सिलेबस में चेक कर लीजिएगा। तो मैं ये कहूंगा आप सभी से कि अभी आपके पास टाइम है 40 डेज का, और इन 40 डेज में अपने आप को बहुत इंप्रूव आप कर सकते हैं। इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। ये जो आखिरी के 40 दिन होते हैं ना, ये 4 महीने के बराबर होते हैं। इतनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी होती है, ग्रेस्पिंग पावर होती है, इतना ज्यादा आप सीख सकते हैं। तो क्रैश कोर्स भी ऑफलाइन और ऑनलाइन इस समय प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो गंगवार इंस्टीट्यूट ऐप पे जाके आप केवल 99 रुपीज में क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 40 डेज के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट। ऑफलाइन में भी 99 रुपीज में पूरा क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नीट 2025 के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें, इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।